फिर आ गया हूँ मैं लेकर के अगला सवाल। चलिए करते हैं अगला सवाल, और सवाल का ढूंढते हैं जवाब। देखिए अगला सवाल जो है 7 नंबर का सवाल, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। बहुत ध्यान से इसको समझना है और बड़े आराम से, बड़े प्यार से इसको करना है, ठीक है। चलिए, जैसे मैंने कहा कि इम्पोर्टेंट सवाल है काफ़ी, इसलिए ध्यान से करेंगे इसको। सवाल को पढ़ लीजिए आप लोग सवाल को पढ़ें। आप प्रश्न को पढ़ें एक बार। प्रश्न में कितने खंड हैं जरा देखें, क्या क्या पूछा गया है। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम क्या क्या है जरा देखो एक बार। ये लो भाई, प्रश्न नंबर 7, 6, 7। पूरब से पश्चिम दिशा में एक विस्तृत 10 मीटर लंबा क्षैतिज सीधा तार 0.3 × 10⁻⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के तीव्रता वाले पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक से लंबवत इतने इतने की चाल से गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है। कोई तार है, 10 मीटर लंबा है, ठीक, और गिर रहा है पूरब से पश्चिम दिशा में। अब यह बात ये आती है कि भाई पूरब से पश्चिम दिशा कैसे माने, तार को गिरा के कैसे दिखाएं, है ना। अब क्या करते हैं इसमें, देखो तार को गिराना है पूरब से पश्चिम दिशा में, तो कुछ ऐसा मान लेते हैं। देखो 3 दिशाएं ऐसे मान लेते हैं, ऊपर की तरफ ये मान लेते हैं और ऐसे मान लेते हैं यूँ, ठीक। अब ये क्या होगा, देखो पूरब, और इधर मान लेते हैं, ये मान लेते हैं पूरब, और ये मान लेते हैं पश्चिम। ये क्या हो गया, ये हो गया देखो पूरब, ये हो गया पूरब, और ये हो गया पश्चिम, ठीक। और ये हो गया ऊपर की तरफ, ऊर्ध्वाधर ऊपर, ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ, है ना। हो गया, ठीक है। अब पूरब से पश्चिम तो उत्तर पड़ेगा इधर, देखो ये जो दिशा ना, ये तो जो दिशा जो पड़ रही है ये पड़ेगी उत्तर वाली दिशा, ये पड़ जाएगी उत्तर, है ना, और ये पड़ जाएगी दक्षिण, ठीक। ये जो दिशाएं हैं ये क्षैतिज तल में है, क्षैतिज तल में, यानी ऐसे मान लिया जाए कि ये पूरब है, ठीक है, और ये पीछे पश्चिम है, और बोर्ड में अंदर को कौन है, उत्तर है, और तुम्हारी तरफ कौन है, दक्षिण है। बस इस तरह का मामला है, ठीक। अब एक तार गिर रहा है नीचे की तरफ, ठीक, और जो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो किस तरफ को होता है, वो पकड़ना पड़ेगा आपको कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो किस तरफ को होता है। पृथ्वी की का चुंबकीय क्षेत्र उत्तर की तरफ इशारा करता है, यानी जब चुंबकीय सुई लगाते हैं तो पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, सुई का उत्तरी ध्रुव चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में इशारा करता है, उत्तर की तरफ। तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में होता है, देखो ऐसे, यूँ, यह है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। ये चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है, इसे कहते हैं BH। क्या कहते हैं इसको, BH, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक है ये। अच्छा, ये जो छड़ है ये इस चुंबकीय क्षेत्र में, अब ये क्षैतिज घटक जो है यूँ है, देखो सीधा, ये है उत्तर की तरफ, ये रहा क्षैतिज घटक, देखो ऐसे बना सकते हैं, क्षैतिज घटक को यूँ बना सकते हैं ऐसे, ये देखो ये रहा क्षैतिज घटक, ठीक। अब ये जो छड़ है नीचे की तरफ गिर रही है, अब छड़ कहाँ है, मतलब छड़ ये है, देखो ये रही छड़, देखो छड़ इसे कह रहे हैं, तार को कह रहे हैं, जो तार है वो ये तार है, देखो ये रहा है तार, ठीक। ये तार नीचे की तरफ गिर रहा है ऐसे, ये तार नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ये तार की जो चाल है V, ये नीचे की ओर है, नीचे की ओर ऐसे, ठीक। तो यहाँ ये बात तो तय हो गई कि तार जब नीचे की तरफ गिर रहा है और चुंबकीय क्षेत्र उसकी दिशा के लंबवत है, क्योंकि तार गिर रहा है पूर्व पश्चिम में और चुंबकीय क्षेत्र है उत्तर दक्षिण में, तो बात पक्की हो गई कि तार जो है चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को काटेगा, ठीक।
तो तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या है? तार में प्रेरित विद्युत वाहक बल, इसका सूत्र है तुम्हारे पास, मान निकाल रहे हैं खाली, इसका मान होगा BLV। अब कितना चुंबकीय क्षेत्र है पहले पता लगा लेते हैं। 0.3 10 की घात -4, 0.3 10 की घात -4, 10 मीटर लंबा तार है और किस चाल से गिर रहा है? 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गिर रहा है। तो ये 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल हो गई। देखो तो कितना आ गया, 5 दिया 15, 1.5 गुना 10 की घात -3, ये हो गया वोल्ट। ये तो हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल हो गया तुम्हारा। विद्युत वाहक बल की दिशा क्या है? अब यहाँ दूसरी समस्या आ जाएगी, विद्युत वाहक बल की दिशा बताते कैसे हैं? ठीक, विद्युत वाहक बल की दिशा किस प्रकार बताई जाती है? विद्युत वाहक बल की दिशा इस प्रकार बताई जाती है, अगर ये विद्युत वाहक बल के परिपथ को पूरा कर दें, ठीक, तो जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलता है वो होती है विद्युत वाहक बल की दिशा। यानी विद्युत धारा की दिशा की विपरीत दिशा होती है विद्युत वाहक बल की दिशा। विद्युत वाहक बल की दिशा यानी इलेक्ट्रॉन को चलाता है, विद्युत वाहक बल की वो दिशा होती है, या फिर धारा की दिशा के विपरीत दिशा होती है। तो कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ देखो चक्कर पड़ जाएगा। मान लीजिए ये नीचे की तरफ गिरता है तो प्रेरण के कारण इसकी गति का विरोध होता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण क्या होता है? इसकी गति का विरोध होता है। और अगर इसमें कोई धारा चलाएं, प्रेरित धारा इसमें चला दें, तो इस पर बल ऊपर को लगता है, ये बल होता है ऐसे। ठीक, इस बल का मान आप निकाल चुके हैं, ILB होता है। ठीक, अगर इसमें प्रेरित धारा बहने दें, परिपथ को पूरा कर दें। परिपथ को पूरा करने का मतलब क्या है मेरा, कि मैं इस पे यहाँ एक बल्ब लगा दूं। देखो ये बल्ब लगाया मैंने ऐसे, ये लगा दिया मैंने बल्ब। देखो मैंने परिपथ को पूरा कर दिया, बल्ब जलेगा। तो बल्ब जलेगा तो यानी प्रेरित विद्युत धारा की दिशा इस बल्ब में होकर बहेगी, और वो इस प्रकार बहेगी ताकि इस गति का विरोध हो सके। नीचे गिर रहा है तो बल इसके ऊपर को लग सके। और ये बल होता कितना है ये भी तुम्हें पता है, हालांकि यहाँ इसकी ज़रूरत नहीं है। ये होता है ILB के अनुसार। ठीक, इसकी दिशा कैसी होती है? इसकी दिशा होती है बाएं हाथ की हथेली का जो नियम है, राइट हैंड थंब रूल, लेफ्ट हैंड थंब रूल, अंगूठे वाला जो नियम है उसके हिसाब से, फ्लेमिंग वाला। अब देखो बल लगेगा ऊपर को। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताओ किधर है? इधर है, इधर है पूरब। चुंबकीय क्षेत्र किधर है? उत्तर की तरफ है। घुमाओ 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 घुमाओ, घुमा दिया, देखो ऐसे घुमा दिया। ठीक, अब बताओ, ये जो है ये उंगली है मेरी, ये वाली उंगली ये जा रही है अंदर की तरफ, चुंबकीय क्षेत्र जा रहा है उत्तर की तरफ, तो बल लग रहा है ऊपर की तरफ। यानी धारा की जो दिशा है वो इस तरफ है, ये धारा की दिशा है। देखो ऐसे, ये प्रेरित धारा की दिशा है, प्रेरित धारा। तो प्रेरित धारा इस तरफ बहती है। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन उल्टा चलते हैं। इलेक्ट्रॉन चलने, जब जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन चलते हैं, मान लो इलेक्ट्रॉन चलते हैं इस दिशा में, इलेक्ट्रॉन चलते हैं, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूँ मैं। तो इलेक्ट्रॉन पर कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश होता है। तो इसका मतलब ये सिरा जो है ये पॉजिटिव हो जाता है ना, और ये सिरा नेगेटिव हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा ही बाहरी परिपथ में बताई जाती है। अब देखो ये इलेक्ट्रॉन निकल के आ रहे हैं तो इसमें इधर जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, देखो ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन इधर को जाएंगे इसमें यूँ, और धारा इसमें इधर को आएगी यूँ, ये धारा आएगी निकल के, देखो ऐसे यूँ धारा आएगी, घूम के बल्ब जलेगा और ये इलेक्ट्रॉन चलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा ही क्या होती है? विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। और कहाँ होती है? चालक के अंदर नहीं, बाहरी परिपथ में होती है। बाहरी परिपथ से मतलब चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल को अगर जोड़ दें बाहर बल्ब से, या किसी और किसी चीज़ से जोड़ दें, तो जो इलेक्ट्रॉन जो घूम के आता है बाहरी परिपथ में, वो दिशा विद्युत वाहक बल की दिशा होती है। या बाहरी परिपथ में जो धारा चलती है उसकी विपरीत दिशा होती है विद्युत वाहक बल की दिशा। रोड के अंदर नहीं, यानी तार के अंदर नहीं।
तार के अंदर नहीं देखी जाती कभी भी। विद्युत वाहक बल की दिशा बाहरी परिपथ में देखी जाती है, याद रहेगा। तो बाहर के लिए देखो, बाहरी परिपथ में बल्ब में से होकर इलेक्ट्रॉन जो घूम के आ रहे हैं, तो क्या हो गई विद्युत वाहक बल की दिशा? विद्युत वाहक बल की दिशा हो गई पश्चिम से पूर्व की ओर। तो विद्युत वाहक बल की दिशा ये हो गई पश्चिम से पूर्व की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर, ये आ गया। अब पूछा है कौन सा सिरा धनात्मक होगा, कौन सा सिरा ऋणात्मक होगा। अब देखो ये कह रहा है, देखो क्या कह रहा है, तार का कौन सा सिरा उच्च विभव पर होगा। उच्च विभव पर से मतलब पॉजिटिव कौन सा होगा। उच्च विभव किसका होता है? धनात्मक सिरे का होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा उच्च विभव की तरफ बढ़ता है बाहरी परिपथ में। ध्यान रहे, परिभाषाएं बाहरी परिपथ में दी गई हैं। बाहरी परिपथ में इलेक्ट्रॉन उच्च विभव की तरफ बढ़ता है। तो इसका मतलब ये जो पूर्व वाला सिरा है ये उच्च विभव पर होगा, यानी ये जो सिरा है ये पूर्व वाला ये उच्च विभव पर होगा। तो क्या लिख दें, ये हो गया B, ये हो गया A और ये हो गया C। तो क्या लिखूं, पूर्वी सिरा है ना उच्च विभव पर होगा। ठीक। तो बाहरी परिपथ में धारा कैसे बहेगी? पश्चिम से पूरब की तरफ। और उच्च विभव पर कौन होगा? पूर्वी सिरा। और तार के अंदर धारा कहाँ बहेगी? पूरब से पश्चिम की तरफ। तार के अंदर अगर पूछा जाए धारा किधर बहेगी तो बताओ किधर बहेगी? पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक। इलेक्ट्रॉन धारा की दिशा का नहीं, पश्चिम से पूरब की तरफ। अंदर जो धारा है पश्चिम से पूरब की तरफ। और यहाँ पे धारा कहाँ बहेगी? पूरब से पश्चिम की तरफ। मैंने इलेक्ट्रॉन के बारे में बता दिया। इलेक्ट्रॉन चलेगा उल्टा। इलेक्ट्रॉन कहाँ निकलेगा? देखो ध्यान से देखो, पश्चिम से निकल के पूरब में आएगा। धारा पूरब से निकल के पश्चिम में आएगी। ठीक, यह है बाहर की बात। और तार के अंदर धारा पश्चिम से पूरब में जाएगी। ठीक, इलेक्ट्रॉन कहाँ से आएगा? पूरब से पश्चिम में आएगा। सारी बातें क्लियर हो गई। तो विद्युत वाहक बल की दिशा कहाँ बताई जाएगी? जरा फिर से बताओ। बाहरी परिपथ में बताई जाएगी, इसके अंदर नहीं बताई जाएगी। ठीक, ठीक है। चलिए, हो गया सवाल नंबर 7। अब करते हैं सवाल नंबर 8। अब लेते हैं 8 नंबर का सवाल। आठ नंबर का सवाल पढ़ो। 8 नंबर का सवाल पढ़ो बच्चों, 8 नंबर का सवाल पढ़ो। तैयार करो क्या सवाल है। एनसीईआरटी बुक को लिए बिना नहीं पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बुक को और अपनी रफ कॉपी को अपने पास रखेंगे हमेशा, और फेयर कॉपी को भी रखेंगे। एक छोटी डायरी बना के रखना। इंपॉर्टेंट नोट बहुत काम आते हैं पेपर के टाइम पे। इम्पोर्टेंट नोट्स जो है लेक्चर का बहुत काम आता है पेपर के टाइम पे। अच्छे नोट्स की डायरी बनाने वाले टॉप कर देते हैं। कई बच्चे देखे मैंने जो नोट्स को नोट करते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें लिखते हैं। उन्हें शौक़ होता है, उन्हें रुचि होती है, इंटरेस्ट होता है। ठीक, नोट्स कर देते हैं। ठीक, मतलब टॉप कर जाते हैं पेपर में। चलिए, तो अब लेते हैं अगला सवाल। और ये लेते हैं कुछ रंग बिरंगी चौक। सवाल नंबर 8 है ना। सवाल नंबर 8 आ गया, देखिए। किसी परिपथ में 0.1 सेकंड में धारा 5 से 0 तक गिरती है। तो पहली धारा यानी I1 जो है वो है 5 एम्पियर और I2 है 0 एम्पियर। डेल्टा T है, समय बताया है 0.1 सेकंड का। धारा गिर जाती है, धारा घट जाती है। ठीक है। औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 200 वोल्ट है। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का औसत मान है वो है 200 वोल्ट। ठीक।
स्वप्रेरकत्व का आकलन कीजिए, यानी जो स्वप्रेरकत्व है उसका आकलन कीजिए। सेल्फ इंडक्शन परिनालिका की बात हो रही है, परिनालिका की बात कर रहे हैं। परिपथ बता दिया, परिनालिका में ऐसा होता है, ठीक है, सामान्यतः। तो क्या फॉर्मूला होता है स्वप्रेरकत्व में, बताओ क्या होता है स्वप्रेरकत्व, क्या फार्मूला होता है? इसमें होता है फ्लक्स Li के बराबर, ये होता है स्वप्रेरकत्व गुणांक। और अगर इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल करें तो माइनस डी फाई बाई डी टी, ये बन जाता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस सूत्र का डेरिवेशन तुम कर चुके हो, ठीक। अब देखो ये प्रेरित जो विद्युत वाहक बल है इसका मान बताया है 200 वोल्ट, माइनस एल पता नहीं, धारा 0 माइनस 5। ध्यान रहे यहाँ पे चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, उत्तर हमें मिल जाएगा, क्योंकि प्रारंभिक धारा कितनी है 5 और अंतिम धारा 0, तो घटाएंगे 0 माइनस 5 करेंगे, माइनस 5 नहीं करेंगे, देखो डबल माइनस लगा दिया मैंने। ऐसी छोटी सी मोटी मोटी गलती मैं भी कर देता हूँ। ये आ गया देखो ऐसे, ठीक है। तो ये आ गया 200 माइनस एल प्लस एल हो गया, और यहाँ थोड़ा समय है 0.1, ये रहा समय, देखो ये रहा थोड़ा समय अंतराल, तो ये हो गया 50, ऐसे आ गया देखो 0.1, ये 50 हो जाएगा, ऊपर 10 लग जाएगा, तो एल का मान आ गया 4 हेनरी। ध्यान रहे ये जो यूनिट है ये क्या है, ये है हेनरी, क्या कहते हैं इसको, हेनरी। यूनिट लिखना, मात्रक लिखना ना भूलें, ठीक है। तो सरल सवाल था, सीधा सीधा उत्तर था स्वप्रेरकत्व पे। चलो आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए अब चलते हैं 9 नंबर की तरफ। 6-9, ठीक। पास पास रखे कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य प्रेरकत्व 1.5 हेनरी है, यानी अन्योन्य प्रेरकत्व होता है m, और कितना है 1.5 हेनरी है। ये रहा देखो मिल गया, ठीक। यदि कुंडली में 0.5 सेकंड में समय भी मिल गया डेल्टा टी, ये हो गया 0.5 सेकंड। धारा 0 से 20 बदल जाती है, तो पहली धारा है I1 0 और दूसरी धारा कितनी है 20 एम्पियर, ऐसे 0 एम्पियर ऐसे लिख देंगे, बदल जाती है। तो दूसरी कुंडली की फ्लक्स बंधता में कितना परिवर्तन होगा, फ्लक्स में कितना परिवर्तन होगा, ठीक। तो फ्लक्स परिवर्तन क्या होता है देखो हम बताते हैं, फ्लक्स होता है MI, ठीक। तो डेल्टा फाई फ्लक्स परिवर्तन हो जाएगा M डेल्टा I, बस फ्लक्स में परिवर्तन मांग रहा है और कुछ नहीं मांग रहा है। चलिए M का मान कितना है, M का मान रख देते हैं 1.5। धारा में परिवर्तन कितना है, धारा में परिवर्तन है 20 माइनस 0, ये देखो 20 माइनस 0। और फ्लक्स में परिवर्तन किस में होता है, ये होता है वेबर में लिख देते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या लिख देते हैं, वेबर लिख देते हैं, या टेस्ला मीटर स्क्वायर भी लिख देते हैं, दोनों मात्रक होते हैं। टेस्ला मीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि बी ए कॉस थीटा, बी और ए एरिया क्षेत्रफल, और बी क्या है चुंबकीय क्षेत्र, तो दोनों से मात्रक लिखे जा सकते हैं। तो ये हो गया 30 वेबर लिख दिया, यहाँ लिख देता हूँ देखो टेस्ला मीटर स्क्वायर, जो चाहे लिखो, चाहे ये मात्रक लिखो चाहे ये मात्रक लिखो, दोनों में उत्तर है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया फ्लक्स परिवर्तन, ठीक। दूसरी बात, यहाँ पर समय अंतराल दिया है, इसका कोई काम नहीं है इस सवाल में, इसका काम होगा जब प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे तो इसे भाग कर देंगे, ठीक। ये भी सवाल हो गया। अब चलते हैं 10वें नंबर पे, 10 नंबर का सवाल करते हैं, ठीक है। छः 10,
6-10 सवाल को पढ़ लेते हैं एक बार। आप लोग तो पढ़ते नहीं हो, मुझे ही पढ़ना पड़ता है सवाल। एक जेट प्लेन पश्चिम की ओर 1800 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग से, 1800 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल को यानी वेग को बदल देते हैं। देखो 1800 गुना 5/18, ये बन जाएगा मीटर प्रति सेकंड। तो कितना हो गया बताओ बताओ बताओ, कितना हो गया? 5/18 है ना, ये बन गया 500 मीटर प्रति सेकंड का वेग हो गया। ठीक। प्लेन के पंख 20 मीटर लंबे, 25 मीटर लंबे हैं। प्लेन के पंख की लंबाई 25 मीटर हो गई। ये लो, इनके सिरों पर कितना विभवांतर उत्पन्न होगा, यानी प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान मांग रहा है भाई। ये लो, कितना विभवांतर उत्पन्न होगा। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का मान, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र BE, इसका मान क्या है भाई? इसका मान है 5 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला। ये पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है। नति कोण, नति कोण यानी थीटा, इसे कहते हैं नति कोण। ठीक, ये पढ़ लिया होगा पिछले चैप्टर में तुम लोगों ने, है ना। ये है 30 अंश का कोण। ठीक, ये बातें दे रखी हैं। अब यहाँ पर देखिए, अगर क्षैतिज में चलेगा पंख, अगर हवाई जहाज का पंख क्षैतिज में चलेगा तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को काट देगा। तो इसका मतलब इस नति कोण से और इस चुंबकीय क्षेत्र से हमें पहले ऊर्ध्वाधर घटक ज्ञात करना होगा। कैसे? देखो, ये तो तुम जानते हो, ये होता है क्षैतिज घटक, और ये होता है BV ऊर्ध्वाधर घटक, और ये होता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, और ये होता है नति कोण। तो BV कितना हो जाएगा? ये होता है BE sin थीटा, और ये कितना होता है? ये होता है BE cos थीटा, और थीटा का मान क्या है? 30 है। तो अब बताओ, बस अब हो गया काम। देखो, हवाई जहाज का पंख किसे काटेगा? हवाई जहाज का पंख इस BV को काटेगा। ठीक, क्षैतिज में चलेगा, ऊपर नीचे जाने वाले ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को काट देगा। तो कुल मिला के मान बन गया BV, L और V। BV कौन सा? भी ऊर्ध्वाधर दिशा वाला, L पंख की लंबाई, V किस चाल से चलता है। ये जो BV है निकाल लेते हैं। देखो कितना है BV? यह है BE sin थीटा, तो रख देते हैं BE sin थीटा। ये BV का मान हो गया। देखो, इस वाले BV का ये मान हो गया। L कितनी लंबाई है? 25 मीटर है। किस चाल से चल रहा है? 500 मीटर प्रति सेकंड से। BE का मान ये रहा, थीटा का मान ये रहा। ठीक, तो 5 × 10⁻⁻⁴ sin 30 sin 30 का मान, और ये 12,500 तैयार है। देखो कितना हो जाएगा? 25 पंजे 125, 12,500 हो गया। ठीक, अब यहाँ चले और थोड़ा और आगे बढ़ें। ये हो गया 1/2, ये हो गया 5, ये हो गया 2.5 × 10⁻⁻⁴, और इसके साथ गुणा किसकी? 125/00 की। ये हो गया। देखो ठीक, अब क्या करें? अब बताओ क्या करें? अब ये करते हैं कि ये जो दशमलव है इन्हें पहले गुणा कर लेते हैं, इसको हटा लेते हैं यहाँ से। देखो, इसको चीज़ को यहाँ से हटा लेते हैं। इसका डेसिमल आ रहा है, तो 25 × 1250 ऐसे कर लेता हूँ। इसका 1 0 इसके डेसिमल से काट लेता हूँ। ठीक कर लेता हूँ इसको, गुणा 10⁻⁻⁴, ये आ गया वोल्ट में। ठीक, अब बताओ क्या करूं? अब 25 की गुणा इसमें कर देता हूं। 25 0 0, 25 पंजे 125, हासिल हो गए 12, 25 दूनी 50 और 12 62, हासिल हो गए 6, 25 31, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। दशमलव लग गई यहाँ, तो कितना हो गया? 3.165। 165 नहीं, दोबारा गुणा करो। 25 25 पंजे 125, 25 दूनी 50 62, हाँ ये लो 1 2 5 गुणा ठीक कर दी। देखो मैंने ये देखो, ये वोल्ट में आ गया। ठीक, ये हो गया उत्तर, निकल गया उत्तर बड़ी साधारणतया।
और ये भी समझ गए कि बीवी का इस्तेमाल क्यों हुआ, पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक का इस्तेमाल, ऊर्ध्वाधर घटक का इस्तेमाल क्यों हुआ। ठीक है, क्योंकि जब क्षैतिज में चलेगा पंख तो ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र को काटेगा। ठीक, चलिए हो गया। अब चलते हैं 11 नंबर की तरफ। चलो चलते हैं 11 नंबर पे आते हैं। अगला पेज आ गया भाई 11 नंबर पे। एक एक पेज निपट गया भाई, बहुत बड़ी बात है भाई। 2 पेज निपट गए, 1 पन्ना। अब आ गई अतिरिक्त अभ्यास। 11 नंबर पे पहुंच गए, अतिरिक्त अभ्यास, है ना। अतिरिक्त अभ्यास, एडिशनल एक्सरसाइजेस। मान लीजिए कि अभ्यास 6-4, यार 6-4 में जाना पड़ेगा वापस। उल्लेखित लूप स्थिर है किंतु चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने वाले विद्युत चुंबक में धारा का मान कम किया जाता है, जिससे चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने प्रारंभिक मान 0.3 टेस्ला से 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड की दर से घटता है। अब यदि लूप का कटा भाग जोड़ दें, जिससे प्राप्त बंद लूप का प्रतिरोध 1.6 ओम हो जाए, तो लूप में ऊष्मन के रूप में शक्ति का नुकसान कितना होगा, हीट के रूप में कितना नुकसान होगा। और ये 6-4 पर चले गए। आयताकार लूप है यार, वही आ गई बात। देखो देखो देखो, बात तो सही है, मतलब दिक्कत क्या है भाई, सवाल तो बना सकते हैं ना कुछ भी। ये है 8 सेंटीमीटर की लंबाई और ये है 2 सेंटीमीटर की चौड़ाई। ये रहा, देखो ये रहा। और जो भी चुंबकीय क्षेत्र है, मान लो यहाँ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है, ऐसे कोई चुंबकीय क्षेत्र है, इस चुंबकीय क्षेत्र का मान जो है घट रहा है, यानी समय के साथ घट रहा है। तो चुंबकीय क्षेत्र का मान समय के साथ कैसे घटेगा, dB/dt ये हो गया। और कैसे घट रहा है, 0.02 माइनस 0.02 टेस्ला प्रति सेकंड से घट रहा है। ये घटना हो गया, चुंबकीय क्षेत्र का घटना हो गया ये। ठीक, अब कह रहा है ये भाग जो यहाँ कटा हुआ था, इसका कटा हुआ जो भाग था ये जोड़ दिया, तो इसमें एक धारा प्रेरित हो जाएगी। चुंबकीय क्षेत्र का मान घट रहा है, अंदर की तरफ घट रहा है, मान लीजिए सपोज, अंदर की तरफ ही बढ़ाना पड़ेगा। तो मोटा मोटा ये धारा मान लेते हैं, और क्या दिक्कत है, ये लो धारा मान लेंगे, ये धारा प्रेरित होगी। क्योंकि दिख रहा है भाई अंदर की तरफ घट रहा है, तो अंदर की तरफ ही बढ़ा देंगे धारा, इसकी वामावर्त बना के अंदर ही बढ़ा देंगे। हालांकि दिशा के बारे में नहीं पूछा गया है। ठीक, अब कितना प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, माइनस d∅/dt। और आगे बढ़ेंगे, d∅/dt ये होता है BA, लंबवत है ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और लूप का तल लंबवत है, यानी क्षेत्रफल भी अंदर की तरफ है। क्षेत्रफल भी तल के लंबवती है, चुंबकीय क्षेत्र भी तल के लंबवती है। तो यहाँ ये जो क्षेत्रफल है A, ये अचर है, नहीं बदल रहा है। ठीक, इसे बाहर निकाल लेंगे तो -A dB/dt का पद बना लेंगे। अवकलन को समझ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, तो -A ये हो गया, देखो कितना, चुंबकीय क्षेत्र का बदलना, -0.02 -0.02 ये बन गया। अब जो क्षेत्रफल है वो कितना हो गया, जरा पकड़ो पकड़ो पकड़ो, 8 और 2 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मीटर में बदल देते हैं, माइनस माइनस प्लस कर देते हैं, 16 × 10 की घात -4 क्या बन गया बताओ, क्षेत्रफल कैसा बन गया बताओ, ये बन गया मीटर स्क्वायर में, माइनस माइनस प्लस हो गए, और ये हो गया 0.02।
इसकी इससे गुणा कर देते हैं, 0.32, 16 गुणा 0.02 और गुणा 10 की घात -4। थोड़ा और ठीक करते हैं, 3.2, 10 की घात -5, ये हो गया वोल्ट। ये क्या हो गया वोल्ट जी? ये हो गया प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इससे धारा निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है? धारा, प्रेरित धारा। प्रेरित धारा क्या होती है? आई कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। कितना विद्युत वाहक बल है? 3.2 गुणा 10 की घात -5 और कितना ओम का? 1.6 ओम का प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है सवाल में? 1.6 ओम। तो ये हो गया देखो 2 गुणा 10 की घात -5, ये हो गया एम्पियर में धारा। ठीक, सीधी सी बात आ गई। अब इसके बाद पूछ रहा है कि नुकसान बताइए, पावर बताइए। थर्मल ऊर्जा, ऊष्मीय या ऊष्मन ऊर्जा कितनी होती है बताओ? ऊष्मन ऊर्जा कितनी होती है? ऊष्मन ऊर्जा ह्रास, है ना? ऊष्मन ऊर्जा ह्रास। ऊर्जा नहीं पूछी, शक्ति पूछी है। शक्ति, 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 तन की शक्ति, मन की शक्ति। ऊष्मन शक्ति ह्रास, ये ले भाई ह्रास, ये सब पावर कहते हैं इसको, पावर। ये होती है विद्युत वाहक बल और धारा से गुणा कर दो, इसको गुणा कर दो। देखो इसको इससे गुणा कर दो तो कितना हो गया? 6.4 गुणा 10 की घात -5 एरी, 5 एरी, -10 हो गया। इसे क्या कहोगे? इसे कहोगे वाट। ये हो गया उष्मा शक्ति में ह्रास। ठीक, थर्मल पावर, प्रतिरोध के कारण उत्पन्न हुई उष्मा। प्रतिरोध के कारण धारा प्रवाहित करने पर उत्पन्न हुई उष्मा क्या है? शक्ति है, पावर है। उष्मा मतलब ऊर्जा नहीं, ऊर्जा बटे समय, एकांक समय में ना 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 ना। ठीक, तो ये 11 नंबर का सवाल हो चुका। क्लास का समय देखते चलेंगे। ओके, एक सवाल और करते हैं, फिर अगली क्लास में करेंगे। 40 मिनट की क्लास अपनी रखते हैं, ठीक है? चलो 12 नंबर पे आते हैं। 6, 12। ठीक, क्या कहता है? 12 में लिखा तो बहुत कुछ है यार। 12 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्गाकार लूप जिसकी भुजाएं x तथा y अक्षों के समांतर हैं। क्या यार ये भाई बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा। ये इतनी बड़ी कहानी बना दी भाई। x और y अक्षों के समांतर हैं, 12 सेंटीमीटर का वर्गाकार है। ये लो, इसकी एक भुजा को क्या मानूं बताओ? इसकी एक भुजा मान लूं a, ये वर्गाकार हो गया। लो, और a का मान कितना हो रहा है भाई? a का मान हो रहा है 12 सेंटीमीटर। ये देखो वर्ग है, वर्गाकार लूप है। x दिशा में 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से चलाया जा रहा है। यानी इसको एक चाल दी गई है v, जो है 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड x दिशा में चलाया जा रहा है। लूप तथा उसकी गति परिवेश धनात्मक z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र का है। z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है, धनात्मक z दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। धनात्मक z में भाई इसको y मान लो, और भाई धनात्मक z इधर मान लो, z प्लस। ठीक, और इसके लंबवत जो है एक चुंबकीय क्षेत्र लगाया गया है। ठीक, चुंबकीय क्षेत्र इसमें घुस रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है। तो देखने तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो ऐसा बना लो चुंबकीय क्षेत्र। ये लो भाई चुंबकीय क्षेत्र, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ये चुंबकीय क्षेत्र बन गया भाई। लो, ये चुंबकीय क्षेत्र में ऐसे चल रहा है। ये बन गया बी। ये है चुंबकीय क्षेत्र, जिसको बताया जा सकता है बाहर की तरफ आता हुआ। ये बी हो गया। लो,
सर जी इसका तो चित्र भी नहीं बना इतनी देर से हम, भाई बड़ा ही सवाल है भाई, क्या करूं भाई। चुंबकीय क्षेत्र ना तो एक समान है और ना ही समय के साथ नियत है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बदल रहा है। कैसे बदल रहा है? इस क्षेत्र की ऋणात्मक दिशा में प्रवणता 10⁻³ टेस्ला प्रति सेंटीमीटर है, यानी जेड अक्ष या एक्स अक्ष पे जाने पर, ठीक। यानी इसकी जो dB/dx है, एक्स अक्ष के साथ जो ये बदलता है, ये है -10⁻³ टेस्ला प्रति सेंटीमीटर। यानी सीधी सी बात है, अगर लूप इधर आता है तो चुंबकीय क्षेत्र बढ़ता है, और अगर लूप एक्स की तरफ जाता है तो चुंबकीय क्षेत्र घटता है। बात सीधी है, सरल है। उसके बाद समय के साथ भी इसका मान घट रहा है, कमी हो रही है, यानी dB/dt समय के साथ भी घट रहा है, और वो भी इतना ही घट रहा है, -10⁻³ टेस्ला प्रति सेकंड, ये भी घट रहा है, ठीक। तथा क्षेत्र के मान में इतनी कमी हो रही है। कुंडली का प्रतिरोध, इसका जो प्रतिरोध है, इस कुंडली का जो प्रतिरोध है वो R है, वो बताया गया है R, यानी कुंडली का प्रतिरोध, देखो लिखना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, कुंडली का प्रतिरोध ये आ गया R, ये कितना है 4.5 × 10⁻³ ओम है, 4.5 मिली ओम है। और ये क्या है, ये है कुंडली की भुजा, वर्गाकार, ये तो याद हो गया यार, कुंडली की भुजा, ओके ये आ गया, देखो स्पष्ट हो गया, सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक। प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात कीजिए। यार ये बड़ा सवाल है, मैं कह रहा था ये बड़ा सवाल है। अब देखो समस्या कहाँ है इस सवाल में। मान लीजिए इस लूप को इधर चलाया जा रहा है, तो दो कारण हैं, एक तो चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ आ रहा है, वो वैसे ही घट रहा है, समय के साथ भी घट रहा है, हर सेकंड वो घट रहा है। एक इधर जाने पर वो घट रहा है, देखो ये देखो, एक्स अक्ष में जाने पर भी वो घट रहा है। तो दो कारणों से प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स का चाहे घटना हो चाहे बढ़ना हो, प्रेरित तो होता है विद्युत वाहक बल, ये तो बात सीधी है। अब अगर हम ये देखें कि इन दोनों के कारण हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालें, उन्हें जोड़ लें, ठीक, तो हम बता लेंगे कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल। जो कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल इसमें आएगा, उसको भाग कर देंगे प्रतिरोध से, तो क्या आ जाएगी, प्रेरित विद्युत धारा आ जाएगी। तो देखते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल है ना, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक, किसके कारण, तो इसे मान लेते हैं पहले वाला। ये किसके कारण है, पहले वाला, ये है इसके कारण, ठीक। तो कैसे करेंगे, कितना करेंगे, -dφ/dt, तो क्या करें, इसे कर दें BA/d/dx, dx से गुणा करते हैं, dx से भाग करते हैं। देखो ये जुगाड़ लगा दिया मैंने, लो, ठीक, और माइनस लगा दें यहाँ, देखो dB/dt ये रहा, तो मैंने क्या किया, dx से गुणा कर दिया, dx से भाग कर दिया, ए जो का दूँ, क्योंकि फाई क्या है, फाई है BA, जितना भी इसका क्षेत्रफल है वो A है, इसका जो क्षेत्रफल है कितना 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 A है वो, ठीक। तो क्षेत्रफल कितना है, क्षेत्रफल याद देता हूँ, देखो लूप का क्षेत्रफल वो है A बराबर किसके है, A² के, क्योंकि वर्गाकार लूप है भाई, सीधी बात है, ठीक। तो मैंने ये जुगाड़ लगा दिया, देखो यहाँ कितना बढ़िया जुगाड़ है ये, dφ/dB ये तो है BA, तो मैंने dB/dx कर दिया, A को छोड़ा, dx को यहाँ भाग किया, वहाँ गुणा किया, dx/dt, तो कितना हो गया जरा बताओ, देखो माइनस dB/dx क्या है, पकड़ो 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 पकड़ो, ये रहा, माइनस में है, लगाओ, तो ये हो गया -10⁻³
टेस्ला प्रति सेंटीमीटर, जू का तो लिख दिया, देखो मैंने जू का तो लिख दिया, टेस्ला प्रति सेंटीमीटर। मात्रकों को मैं बदल दूंगा बाद में, कोई चिंता मत करना, ठीक। एरिया कितना है, 12/100 का स्क्वायर, ये मैंने मीटर में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। 12/100, 12 सेंटीमीटर की भुजा है, भुजा का वर्ग लिख दिया मैंने। देखो dx/dt ये क्या है, चाल है। चाल किसमें है, 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, तो इसे मैंने 8 सेंटीमीटर प्रति सेकंड में लिख दिया, जो का तो ठीक हो गया। इसे हटा दो, इसका काम हो गया, तुम्हारी समझ में आ गया, जेड एक्सिस की तरफ है, तुम्हारी तरफ है, ये हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से, यहाँ का सेंटीमीटर और यहाँ का सेंटीमीटर ऊपर नीचे हो रहे हैं, ठीक। इसका मतलब है कि बदलने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अगर मैं यहाँ इस सेंटीमीटर को 100 से भाग करूँगा तो यहाँ भी करूँगा, कट जाएंगे दोनों 100, तो कुल मिला के कार्य समाप्त। उत्तर सीधे सीधे आ रहा है, देखो माइनस माइनस प्लस 10⁻³ ये हो गया। चलो 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 चलो, ये हो गया 12 यानी 144, और नीचे हो गया 10⁻⁴, और ये हो गया 8, ये हो गया, देखो ऐसे ये मिल गया, देखो सीधा सीधा मामला, ठीक। अब इसको आगे बढ़ाएंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, और तो कुछ नहीं बचा, 12 44 44 सब ठीक है, करो गुणा। इसे 10⁻⁻7 बना लो, ए लो, इसको ऊपर ले आओ, 8 चौक 32, 8 चौक 32, 8 चौक 32 और 3 35, 8 और 3 11, देखो कितना होगा, 1152 गुणा 10⁻⁻7 हो गया। थोड़ा ठीक कर लो, 11.52 गुणा 10⁻⁻5 वोल्ट हो गया। किसके कारण हुआ, विद्युत वाहक बल E1 किसके कारण हुआ, dB/dx वाले के कारण हो गया ये। अब दूसरा निकालते हैं, दूसरे में क्या करना है, दूसरे में लगेगा ये dB/dt के कारण, वो कितना होगा जरा देखें, फिर से निकालते हैं, उसे कहते हैं E2, वो कितना हो गया, -a dB/dt, सीधा हो जाएगा वो, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है, ये रहा देखो, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, dϕ/dt है ना, तो dA dB/dt, फ्लक्स इक्वल टू b हो गया, उसमें कुछ ज़्यादा झंझटबाजी है ही नहीं, सीधा हो गया बिल्कुल, ठीक। अब ये कितना होगा, देखो -a, एरिया वही है 12/100 का स्क्वायर, यही है क्षेत्रफल, ठीक। dB/dt टेस्ला पर सेकंड है माइनस में, ठीक, तो माइनस का लगाओ, 10⁻³ टेस्ला पर सेकंड है, देखो सब कुछ ठीक हो गया। अभी जो माइनस है यहाँ, ये गुणा में है, याद रहे, dB/dt यहाँ गुणा में, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो कितना हो गया ये 144, और गुणा 10⁻⁻7, ये किस में आता है, ये तो सर वोल्ट में आता है, वोल्ट आ गया। इसमें भी यहाँ दशमलव लगा के 10⁻⁻5 बना लो, तो ये भी बन गया, देख 1.44 गुणा 10⁻⁻5 वोल्ट, ठीक। तो सूत्रों के अनुसार एक ये आ गया विद्युत वाहक बल E1 या ε1, जो भी इसका नाम कहो, एक ही आ गया, दोनों प्लस में आ गए, तो उत्तर आ गया कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। तो कहाँ लिखूं, बताओ 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 कहाँ लिखूं, बताओ बताओ कहाँ लिखूं, तो यहाँ लिख देता हूँ, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल E कितना हो गया, E1 प्लस E2, तो ये हो जाएगा 1296 गुणा 10⁻⁻5 वोल्ट। देखो ये हो गया, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये हो गया उत्तर, ये रहा, ठीक। अब क्या निकालना है, अब निकालना है धारा, यहाँ निकाल देता हूँ, देखो देखो ये बक्सा बना देता हूँ यहाँ, तो प्रेरित धारा, ये रही प्रेरित धारा, ये क्या होगी, I बराबर, ये रहा कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल 1296 गुणा 10⁻⁻5, और कितना प्रतिरोध है, डाना डाना डाना, ये रहा
4.5 गुणा 10 की घात -3, कितना उत्तर आ रहा है? 2.88 गुणा 10 की घात -2 एम्पियर। चाहे भाग करके देख लो, ये आ रहा है उत्तर। ठीक, एक उत्तर ये है, एक उत्तर ये है। ठीक, धारा का मान पूछा तो उत्तर ये है भैया, ये है उत्तर। देखो, विद्युत वाहक बल को प्रतिरोध से भाग करना पड़ेगा, तब निकलेगी धारा। ठीक, चलिए, जैसा कि हमने कहा था अगली क्लास में मिलेंगे, अगली क्लास में मिलेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।